कक्षा 12 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका चौथा चैप्टर है व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में आज का टॉपिक हमारा है व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। तो जब कोई भी इकाई व्यवस्था तंत्र की रचना करती है तो अगर व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रूप से होती है तो वो इकाई लंबे समय तक टिक सकती है बाजार में, स्पर्धा में, अर्थतंत्र में। लेकिन अगर किसी इकाई का व्यवस्था तंत्र की रचना व्यवस्थित रूप से रचित नहीं है तो वो इकाई धीमे धीमे करके नष्ट हो जाती है। ये कथन पीटर एफ ड्रकर का है। उनके अनुसार व्यवस्था तंत्र की रचना व्यवस्थित होनी चाहिए, इकाई के कार्यों के अनुसार होनी चाहिए। तो व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले कुछ कार्य करने पड़ते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो वो प्रक्रियाएं कौन सी हैं उसके आज पॉइंट हम देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है लक्ष्यों की स्पष्टता। लक्ष्यों की स्पष्टता में जब व्यवस्था तंत्र की रचना की जा रही है तो उसके पहले इकाई का जो भी लक्ष्य है वो निश्चित होना चाहिए कि इकाई किस लक्ष्य को सिद्ध करने वाली है, उसका उद्देश्य क्या है, वो पहले निश्चित होना चाहिए, जिसमें मुख्य लक्ष्य, गौण लक्ष्य दोनों का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार कोई भी व्यवस्था तंत्र की रचना करनी है तो उसके पहले इकाई का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा लक्ष्य है। दूसरी प्रक्रिया आती है कार्यों की सूची। तो इकाई के लक्ष्य के स्पष्ट होने के बाद जो भी इकाई के लक्ष्य हैं उसके अनुसार कार्य की सूची यानी कि लिस्ट तैयार की जाती है कि किस कौन कौन से कार्य इकाई में करने पड़ेंगे, उसकी सारी सूची तैयार की जाती है। ये सूची में कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कोई कार्य रह न जाए, छूट न जाए, या फिर कोई कार्य 2 बार दोहराया न जाए या अनेक बार दोहराया न जाए। इन दोनों बातों का ख्याल इसमें रखा जाता है। इसलिए जो भी कार्य की सूची है वो विचार विमर्श करने के बाद उसके अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है। तो वही तीसरा पॉइंट हमारा हो जाता है कार्यों का विभागीकरण, यानी कि जो भी हमने कार्य की सूची बनाई थी उसके अनुसार अलग अलग कार्य किए जाते हैं। तो जिसमें एक जैसे कार्य, मिलते जुलते जो कार्य होते हैं वो समूह में किए जाने वाले कार्य, ये सारे कार्य अलग से साइड में किए जाते हैं और उनके अनुसार विभाग किया जाता है। किस प्रकार के विभाग होते हैं? तो क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, ये सारे विभाग तैयार किए जाते हैं। कितनी बार ये विभागीकरण किस प्रकार का होता है? तो भौगोलिक विस्तार के आधार पर भी कार्य का विभागीकरण किया जाता है या फिर कार्य के अनुसार विभागीकरण किया जाता है। किताब में उदाहरण के तौर पे लिखा है भौगोलिक विस्तार के आधार पे करते हैं। तो कोई अगर राज्य है वहाँ पे हमें कोई वस्तु का विक्रय करना है, कोई मार्केट को हमको आगे लाना है, तो उसके लिए हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस प्रकार से भौगोलिक विस्तार के आधार पे मार्केट का विभाजन कर देंगे और वो अलग अलग व्यक्तियों को सौंप देंगे कि आपको पूर्व का विभाग देखना है, आपको दक्षिण का विभाग देखना है। तो वो भौगोलिक विस्तार के अनुसार हो जाएगा। उसी प्रकार कार्य के अनुसार है तो कार्य के अनुसार में जैसे एक विभागीय अधिकारी है तो उसके अंडर में आने वाले कार्य का समावेश उस अधिकारी के पास आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे विक्रय विभाग है तो विक्रय विभाग में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होगा, कौन कौन से कार्यों का समावेश होगा? तो उसमें विज्ञापन है, पैकिंग करना है, वितरण करना है, ये सारे कार्य उस विक्रय विभाग के अंदर आएंगे जो उस अधिकारी को करने होंगे। तो ये कार्यों का विभागीकरण हो गया। उसके बाद कार्य का विभागीकरण करने के बाद कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना, यानी कि जो भी हमने विभाग किए हैं उसके अनुसार अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करना। और फिर अधिकारियों की नियुक्ति करने के बाद अधिकार और दायित्व सौंपना। तो जिसके अंदर जो भी अधिकारी हैं या उप अधिकारी हैं उनको जो दायित्व दिया गया है, जवाबदारी दी गई है, उससे संबंधित उन्हें अधिकार देना चाहिए। अधिकार और दायित्व की सौंपणी करने के बाद, उनको सौंपने के बाद आंतर संबंधों की स्थापना है। तो जिसमें
जो भी अलग अलग अधिकारी हैं वो अलग अलग अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में रहें, एक दूसरे के साथ संकलन में कार्य करें। ये अत्यंत आवश्यक होता है कि अगर विक्रय अधिकारी है, क्रय अधिकारी है, उत्पादन अधिकारी है, तो ये सबको आपस में संकलन में कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसे आंतर संबंधों की स्थापना कहते हैं। कि अगर उत्पादन अधिकारी है तो विक्रय अधिकारी को उत्पादन अधिकारी के संपर्क में रहना आवश्यक होता है कि कितनी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कितनी मार्केट में मांग है, तो वो सारी चीज़ें विक्रय अधिकारी को पता होनी चाहिए। वैसे ही उत्पादन अधिकारी को जो वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है तो उसका मार्केट में या बाजार में कितनी मांग है, विक्रय अधिकारी को कितनी वस्तुओं की ज़रूरत है, उसके अनुसार उत्पादन कर सके। तो इन चीज़ों की जानकारी कब होगी? जब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में होंगे, संकलन के साथ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार अंतर संबंधों की स्थापना आवश्यक होती है। और उसके बाद अंतिम कार्य आ जाता है व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करके लोगों को उसके बारे में जानकारी देना। तो जितने भी ऊपर 1 से 6 जो पॉइंट दिए गए हैं, ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद व्यवस्था तंत्र का चार्ट बनाया जाता है, जिसमें किस प्रकार कौन से अधिकारी के नीचे कौन से व्यक्ति कार्य करेंगे, किनकी जवाबदारी क्या है, किनको किस प्रकार के कार्य करने हैं, कितने समय में पूर्ण करने हैं, किसकी जवाबदारी किसके प्रति है, किसको रिपोर्ट किसको दिखानी है। तो ये सारे चीज़ों का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसे व्यवस्था तंत्र का चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट ऐसी जगह पर लगाना चाहिए कि जो हर एक व्यक्ति को वो नज़र आए, दिखाई दे, ताकि उसे उसके कार्य के प्रति जवाबदारी का पता चले कि उसे कौन सा कार्य करना है, किसके अंडर में रहकर कार्य करना है, उसका ऊपरी अधिकारी कौन होगा, उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति कौन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करने का पॉइंट आता है उसके बाद। तो ये आपके 1 से 7 पॉइंट थे कि जो व्यवस्था तंत्र की रचना तैयार करने की प्रक्रियाएं बताते हैं कि किस प्रकार प्रक्रिया करके व्यवस्था तंत्र तैयार किया जाता है, नक्शा बनाया जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक में अलग अलग प्रकार का व्यवस्था तंत्र है, उसे आकृति के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से चार्ट बनाया जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।